नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज का एजेंडा में। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। वो खबरें जो आज की सुर्खियां तय करेंगी, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइंस। जी हां, खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे, जो घटनाएं तय करेंगी आने वाला कल। ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज के एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। NH-19 के वाराणसी प्रयागराज खंड की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री देव दीपावली में हिस्सा लेने के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना स्थल और सारनाथ पुरातत्व स्थल का भी करेंगे दौरा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासन अध्यक्षों की 19वीं बैठक की अध्यक्षता। भारत की मेजबानी में पहली बार आयोजित हो रही है शासन अध्यक्षों की बैठक। दो प्रमुख एजेंडा आज के। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ कई परियोजनाओं की गति की समीक्षा के अलावा प्रधानमंत्री मोदी देव दीपावली के मौके पर गंगा घाटों के अलौकिक दृश्य का आनंद लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हंडिया प्रयागराज राजा तालाब वाराणसी खंड की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कुल 2,447 करोड़ रुपए की लागत से बने नए चौड़े और 6 लेन वाले NH-19 के 73 किलोमीटर के हिस्से में विस्तार के चलते प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा के समय में करीब 1 घंटा कम लगने की संभावना है। लोकार्पण समारोह का आयोजन राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे खजूरी में किया गया है, जहां पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए साइट पर भी जाएंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के बाद सीधे दर्शन में आसानी होगी। देव दीपावली, जो वाराणसी में प्रकाश और उत्साह का विश्व प्रसिद्ध त्योहार बन गया है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वाराणसी के राजघाट पर प्रधानमंत्री की दिया जलाने के साथ ही इस उत्सव की शुरुआत होगी, जिसके बाद गंगा नदी के दोनों किनारों पर 11 लाख दीप जलाए जाएंगे। पीएम मोदी सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर प्रकाश और ध्वनि शो भी देखेंगे, जिसका उद्घाटन उन्होंने इस महीने की शुरुआत में किया था। और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण घाट से हरिकेश और साथ ही सारनाथ से विशाल बैरिस्टो। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हरिकेश, सबसे पहले आपसे बात चलते हैं और आप बताइए कि क्यों इतना खास है ये देव दीपावली का त्योहार। और जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं, आज वाकई वाराणसी बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा, बहुत जबरदस्त तैयारी हो रही होगी, तो उसकी भी जरा एक झलक दिखाइए। जय, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वरुणा नदी के किनारे जो घाट है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और सुबह जब आपसे बात हो रही थी तो 80 घाट पे था मैं। वाराणसी की जो कल्पना है, परिकल्पना है वाराणसी की, वो वरुणा नदी से 80 नदी के बीच में जो शहर है, नगर है, वो वाराणसी कहा जाता था। और ये दोनों छोटी नदियाँ जाके माँ गंगा में मिलती हैं। तो ये है वाराणसी की परिकल्पना। और जैसा कि हमारे साथी सारनाथ में बैरिस्टो हैं, वहाँ पे हम लोग भी सारनाथ की तरफ जा रहे थे और ऑफिस से फ़ोन आया कि आज के एजेंडा के लिए करना है, तो हम लोग यहाँ रुके। और ये सौभाग्य है मेरा कि वाराणसी की जो कल्पना है उसको मैं आपको बता पा रहा हूँ न्यूज़ चैनल के माध्यम से। वाराणसी जो वरुणा और 80 नदी के बीच है, उसके बारे में बता पा रहा हूँ। अब जैसा आप कह रही थी कि देव दिवाली खास है, चूँकि ये धार्मिक नगरी है। और सुबह जब 80 में मैं आपको दिखा रहा था कि धार्मिक नगरी होने के कारण जो श्रद्धालु हैं वो स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए कार्तिक पूर्णिमा के लिए आए हुए थे। और चूंकि कोरोना चल रहा है तो कम लोग आ पा रहे हैं स्नान के लिए, नहीं तो यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में लोग सुबह ही भोर से ही गंगा नदी के किनारे आ जाते हैं और जो पवित्र स्नान है उसका लाभ लेते हैं। देव दिवाली चूँकि एक ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि आज के दिन बाबा विश्वनाथ की नगरी में, माँ अन्नपूर्णा की नगरी में
देवतागण आते हैं और घाटों पर दिए जलाते हैं। आज उनका वास होता है देवताओं का यहाँ पर। तो यहाँ के लोग जो शुरू से देव दिवाली मनाते रहे हैं, घाटों पर दीप जलाते रहे हैं, और आज के समय में चूंकि यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, और जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो उनकी सोच थी, जो परिकल्पना थी, जैसे सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण किया गया था, या देवी अहिल्याबाई जी ने जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, तो पूरा कायाकल्प ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ जो है वो श्रद्धालुओं को होगा कि वो जब गंगा स्नान या गंगा स्पर्श करके बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरफ चलेंगे तो साफ सुथरा स्वच्छ जो रास्ता होगा, जबकि अभी इसके पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल हम कह सकते हैं हरिकेश, विगत 6 वर्षों में जो पूरा कायाकल्प हुआ है वाराणसी का, वो उससे कोई झुटला नहीं सकता। विशाल बैरिस्टो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैश्विक धरोहर है सारनाथ और वहाँ मौजूद है विशाल, हमने देखा जब लाइट एंड शो की शुरुआत हुई, अमिताभ बच्चन ने सुनाई भगवान बुद्ध की गाथा। आज प्रधानमंत्री वहाँ शिरकत करने जा रहे हैं। कितना बदलाव आप देख रहे हैं सारनाथ की इस वैश्विक धरोहर में? उसकी तस्वीर कितनी बदली आपको नजर आ रही है, और साथ ही प्रधानमंत्री का स्वागत की तैयारियां वहां कैसी हैं? जय, सबसे पहले आपको सुप्रभात। मैं इस वक्त धमेक स्तूप के सामने खड़ा हूं और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये विशालकाय धमेक स्तूप, जो एक लार्ज स्क्रीन की तरह होगा जब लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा। प्रधानमंत्री के आने पर आज ये पूरा वेन्यू उसको स्पेशली लाइट अप किया जाएगा और एक अनोखा माहौल देखने को मिलेगा। आपको मालूम होगा कि एक फोर्टनाइट पहले प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया था, लाइट एंड साउंड शो को, और जब बिग बी की आवाज़ यहाँ पर गूंजती है स्पीकर्स के थ्रू और स्क्रीन पर चलता है भगवान बुद्ध की जो जीवन गाथा है, तो एक विहंगम दृश्य देखने को मिलता है, एक अनूठा एहसास होता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का और खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज यहाँ पर मौजूद रहूँगा इस पूरे माहौल को देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए। और मेरी टीम पूरी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया था तब हम लोग यहाँ नहीं थे, हमने टीवी स्क्रीन के डीडी न्यूज़ के थ्रू देखा था, लेकिन आज हम उसको खुद देख पाएंगे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई है, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया पूरा वेन्यू को स्पेशल लाइट्स के साथ लाइट अप किया गया है। और एक ज़रूरी बात जया मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैंडेमिक की वजह से जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है वो है पर्यटन क्षेत्र, टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लेकिन लाइट एंड साउंड शो शुरू होने के बाद जो फुटफॉल है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, और ये ना सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट का है बल्कि जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया का जो बुद्ध सर्किट जो है उसको भी ध्यान में रखकर किया गया है। तो ये जो लाइट एंड साउंड शो है वो डेफिनेटली मैं कहूंगा अ शॉट इन द आर्म फॉर द टूरिज्म सेक्टर। जया, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से हमने देखा कि जो सारनाथ का जो पूरा बौद्ध सर्किट है उसके विकास के लिए शासन की ओर से करीबन 100 करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है, और पूरा जो इलाका है वहाँ के करीब हम कह सकते हैं किलोमीटर दूर तक जो गाँव हैं उनको भी विकसित किया जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं इस विकास की रफ्तार जो पकड़ी है कि इनकी ओर से खास रुचि रखने के बाद जो प्रधानमंत्री जो सांसद हैं वहाँ से, उसको आप कितना महसूस कर रहे हैं, और साथ ही वहां के लोगों की किस तरह से प्रतिक्रिया है, वो अपने जीवन में कितना मूलचूल बदलाव देख रहे हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं लोगों के जीवन में बदलाव, तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही आया है कि एक खुशी की लहर दौड़ी है, एक मुस्कान आई है। पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से जूझ रही थी और फिर आया रोशनी का त्यौहार दिवाली, और अब यहाँ मनाई जाएगी देव दिवाली। जब प्रधानमंत्री दिया जलाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना विहंगम दृश्य होगा जब गंगा के दोनों तरफ 11 लाख दिए एक साथ जलेंगे। और जैसे किसी ने कहा है, कुछ दिए तुम जलाओ, कुछ दिए हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। तो भारत पूरी कोशिश कर रहा है आत्मनिर्भर बनने की, और साथ साथ वो जो गम का अंधेरा है उसको मिटाने की। और उसी के साथ साथ यहाँ से कुछ दूरी पर है प्रयागराज और वाराणसी को कनेक्ट करने वाला जो 6 लेन का हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 19, जो 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी अब आज प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। उससे जो प्रयागराज और वाराणसी के बीच की दूरी है वो उसमें 1 घंटे की कमी आएगी। तो ये जो 2 होली सिटीज़ हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं पिलग्रिमेज की बात करते हैं, पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात करते हैं,
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पर आया है, साफ सफाई हुई है, एयरपोर्ट से अब वाराणसी पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मुझे याद है जब 2014 की बात है, कितना टाइम लगता था और कितना ट्रैफिक कंजेशन था, कोई यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री ने जब इसको कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया, उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आने लगे और अब लगता है कि पूरी तरह से बदलाव आ गया। एक सी चेंज देखने को मिलेगा, ना सिर्फ लोगों की जीवन शैली में, अब उनको लगता है कि ये हमारा शहर है, इसको साफ रखना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जब वो देखते हैं तो जाहिर सी बात है, जो टूरिस्ट आता है बाहर से उसको यही चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए और एक हाइजीनिक प्लेस चाहिए, जो अब वाराणसी उनको उपलब्ध करा रहा है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो लाइट एंड साउंड शो एक एडेड एडवांटेज है। बिल्कुल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं और उसकी तस्वीर हम यहाँ देख रहे हैं। हरिकेश, लगातार आप बात कर रहे हैं तो आप बात करते हैं धार्मिक नगरी काशी की। जी, तमाम आयोजन हम देख रहे हैं, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू भी है। हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से कारीगर दिए बना रहे हैं, युवा और कारीगर जुटे हैं दीवारों को रंगने में, वहाँ उसको और सजाने में। किस तरह से देखते हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिला है इस एक आयोजन से। वोकल फॉर लोकल का आह्वान प्रधानमंत्री ने दिया है, आत्मनिर्भर भारत का आह्वान हमने दिया है, वहाँ के स्थानीय कारीगरों को एक बड़ा यहाँ पे रोजगार मिला है इस आयोजन से। आज स्थानीय कलाकार वहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं उस एस्पेक्ट को? जया, पहले तो जैसा कि विशाल कह रहे थे सारनाथ के बारे में और आपने भी जिक्र किया, सारनाथ में एक सबसे बड़ी खासियत है कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी देश हैं, उन सारे देशों ने अपने अपने बुद्ध के मंदिर वहाँ पे बना रखे हैं और आसपास के गांव के जो लोग हैं उनके लिए रोजगार का भी माध्यम है। वहाँ पे वो जो अपने अन्न पैदा करते हैं, जो सब्जी पैदा करते हैं, वो वहाँ पे उन लोगों को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो पर्यटक आते हैं उनके लिए भी वो एक रोजगार का साधन है। वो जो भी उनके रोजगार उनसे मिल पाता है, जो छोटी दुकानें हैं या जो ट्रेवल का काम करते हैं, इस तरह का सारनाथ के कारण एक, और जैसा वो कह रहे थे कि साउथ ईस्ट एशिया के चूँकि पर्यटक भी यहाँ पे धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं, चूँकि भगवान बुद्ध की ऐसी, या आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की जन्मस्थली है सारनाथ, तो वहाँ तो ये है ही। साथ में जैसा आपने कहा देव दिवाली की वजह से, तो जो छात्र हैं वो दीवारों को उकेरने का काम करते हैं। यहाँ का नगर निगम जो है काशी विद्यापीठ के फाइन आर्ट्स के और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को ये काम देता है और वो शहर के जो दीवारें हैं, जो स्थल हैं, वो काशी के जो जुड़ी हुई महापुरुष हैं या जो गाथाएं हैं, उनको वो दीवारों पे उकेरने का काम करते हैं। और जैसा आप कह रही थी कि जो दिए हैं इधर यहाँ के जो कुम्भकार हैं, उनको चूँकि जब से प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं तब से जो MSME मंत्रालय का खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, या यहाँ पे भी जो खादी ग्रामोद्योग आयोग बोर्ड है उत्तर प्रदेश सरकार का, ये लोग जो इलेक्ट्रिक और सोलर जो चाक हैं उन्होंने दिया है कुम्भकारों को, तो इससे उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ी है। और दीपावली के तुरंत बाद देव दिवाली, जिसमें ये दिए जलाकर ही इस देव दिवाली को मनाया जाता है, घाटों को रोशनी दिया जाता है, दीप्यमान करते हैं लोग यहाँ के, तो ये एक निश्चित रूप से रोजगार का अवसर है। और जो ये छात्र हैं, जो युवा हैं, जिनको आप कह रही थी कि दीवारों को सजाने का काम कर रहे हैं, जब वो अपने काशी के बारे में जानकारी रखते हैं, वो उनके अंदर वो कल्पना आती है, तब वो दीवारों में उकेर पाते हैं। तो ये केवल रोजगार ही नहीं है, हमारी संस्कृति को समझने का भी माध्यम है। की दीवारों को सजाया गया है, वहाँ पे आप उनकी दीवारों पर उनके इतिहास को देख सकते हैं, उनकी संस्कृति को देख सकते हैं। राजेश राज हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे बात करना चाहेंगे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, जिसकी समीक्षा प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। 6 लेन हाईवे का वो शुभारंभ करेंगे, साथ ही और भी तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वो समीक्षा करेंगे। किस तरह से आप देखते हैं कि बीते कुछ समय में हमने जो स्मार्ट काशी की नींव रखते हुए देखा प्रधानमंत्री को, उसकी तस्वीर लगातार और भी ज्यादा सुदृढ़ होती नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल जय, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्मार्ट सिटी की जो कल्पना की है, जो काशी को जो है एक खूबसूरत शहर बनाने की जो कल्पना की है, उस कल्पना को परवान चढ़ाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों पूर्व ही जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, उस पर उन्होंने अपने हाथों से उसका जो है वो शिलान्यास किया था, फावड़ा चलाकर उसको एक खूबसूरत
लुक देने की कोशिश की गई है। पूरे विश्वनाथ मंदिर परिसर का रिनोवेशन किया जा रहा है और एक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम जो है वो शुरू हो चुका है, वैसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसका अतीत बहुत पुराना है, बहुत पुराना मंदिर है। जो पुराना मंदिर है उस पुराने मंदिर के स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन पूरा जो परिसर है उस परिसर को एक नया लुक देने की कोशिश की गई है और उस पर जो है सरकार की तरफ से कई सौ जो है वो कई 100 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने की बात की गई है और ये माना जा रहा है कि 1 साल के बाद जो विश्वनाथ कॉरिडोर है वो बिल्कुल अपने नए अंदाज में होगा, नए क्लेवर में होगा, नए फ्लेवर में होगा और वहाँ से गंगा भी दिखेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा मुआयना करेंगे और जो उसके पहले विश्वनाथ कॉरिडोर जाने के पहले जो जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली ग्राउंड होगा जहां पर 2 बजे के बाद वो पहुंचेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जो प्रयागराज और काशी के बीच जो 73 किलोमीटर का जो एक 4 लेन था उस 4 लेन को 6 लेन में परिवर्तित किया गया है, उस लेन का वो लोकार्पण करेंगे। और जो वो जगह है उस जगह राजा तालाब जो वाराणसी में है, राजा तालाब तक बीच का जो जगह है इलाहाबाद के से आगे आकर के वह बीच के भाग में 73 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो 6 लेन में परिवर्तित हो गया है और उस 6 लेन में परिवर्तित हो जाने की वजह से जो कांवड़िए सावन के महीने में 4 लेन से होकर गुजरते हैं उनके लिए राहत की बात होगी। माघ मेले में जाने वाले जो टूरिस्ट हैं प्रयाग, उनके लिए राहत की बात होगी। और जो कुंभ का आयोजन किया जाता है, कुंभ के आयोजन में भी जो इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचने में जिन लोगों को मशक्कत करनी पड़ती थी उनके लिए कहीं ना कहीं राहत का पैगाम होगा। और इसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उस परियोजना को राष्ट्र का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद एक बड़ी सभा को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल राजेश, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि हम आपदा में भी किस तरह से अवसर तलाश सकते हैं, प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंच रहे हैं, कोविड-19 के बाद की उत्पन्न चुनौतियों को लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि वहां के लोगों में भी एक नया उत्साह ये भर देगा? तमाम पहलू हैं, आर्थिक पहलू है, पर्यटन को लेकर बातचीत है, रोजगार को एक बढ़ावा देने की बात है, किस तरह से देखते हैं उस ना सिर्फ वाराणसी काशी बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र में हम इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं? देखिए, जो पूरे काशी की जो संरचना रही है, जो कि शहर बहुत पुराना है, तो एक कम से कम हम देख सकते हैं कि शहर में जाम लगना, बिजली की समस्या जो थी, बिजली के वायर शहर में जो है वो नंगे बहुत दिखाई पड़ते थे, जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ये टूरिस्ट प्लेस है, लिहाजा दुनिया भर के मुल्क के लोग काशी को एक बार अपनी नज़रों से देखने की हसरत लेकर हिंदुस्तान जरूर आते हैं। हिंदुस्तान आने पर 2 हसरत जरूर रहती है इंटरनेशनल टूरिस्ट की, कि वो एक ताजमहल को देखें और दूसरा काशी आएँ, काशी के गंगा के घाटों को देखें, दीपों की लड़ियों को देखें और शाम में जो काशी का जो एक रूप गंगा के तट पर देखने को मिलता है, उस तट का दीदार करने के लिए दुनिया भर के मुल्क के लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अस्त व्यस्त जो बनारस रहा है, उस अस्त व्यस्त बनारस को विकास की पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत मशक्कत की, जो जिसका परिणाम रहा कि मात्र 5-6 वर्षों में जो बनारस है, बनारस देखने लायक शहर जो है वो बन गया है। तमाम घाटों की सफाई हो चुकी है, गंगा की लहरें जो हैं वो इस बात की गवाही देते हैं, नीले आसमान के नीचे गंगा कि घाट इस बात की गवाही देते हैं कि शहर को खूबसूरत बनाने में, अपने संसदीय क्षेत्र को खूबसूरत बनाने में, गंगा घाटों को खूबसूरत बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। बिल्कुल, और इसी की तस्वीर की एक और झलक आज हम देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचेंगे और हर घर आज दिए जलेंगे। देव दीपावली का त्योहार बहुत ही खास है, लेकिन इस बार इसकी छटा एक अलग ही रौनक के साथ आएगी जब खुद प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों संवाददाताओं का हमें इस जानकारी से मुहैया कराने के लिए, और लगातार आपसे हम संपर्क बने रहेंगे। रिकेश, विशाल, राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो प्रधानमंत्री का आज बहुत ही खास वाराणसी दौरा है। इस पे सीधी तस्वीरें और इसकी बहुत ही खास पेशकश और स्पेशल ब्रॉडकास्ट के साथ हम लौटेंगे आपके साथ। यहाँ पर बात कर लेते हैं आज के एक और महत्वपूर्ण एजेंडे की, और वो है एससीओ बैठक। भारत आज शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासन अध्यक्षों की 19वीं बैठक की मेजबानी करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक भारत की अध्यक्षता में पहली बार आयोजित की जा रही है। भारत को 2017 में संगठन की पूर्ण सदस्यता मिली थी। शंघाई सहयोग संगठन में व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। भारत ने पिछले वर्ष 2 नवंबर को शंघाई सहयोग संगठन परिषद के प्रमुखों की उपस्थिति में निवर्तमान अध्यक्ष उज्बेकिस्तान से अध्यक्षता संभाली थी। भारत का 1 वर्ष का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। और एससीओ में शामिल होने के बाद से अन्य एससीओ सदस्य देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2017 और 2018 के बीच पिछली अवधि की तुलना में 27% बढ़ा है। भारत 2017 में एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद पहली बार एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट बैठक की मेजबानी कर रहा है। गौरतलब है कि एससीओ सदस्य देशों की कुल जीडीपी दुनिया की जीडीपी का लगभग 22% है। यह आंकड़ा 2030 तक विश्व जीडीपी के 35 से 40% तक पहुंचने की उम्मीद है। और बीजिंग से हमारे साथ अंशुमन मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंशुमन, हमने कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तमाम समिट के जो 8 देश हैं उसमें हमारे विश्व की करीब 42% आबादी उसमें आती है। किस तरह से देख रहे हैं आज की ये बैठक, कितनी महत्वपूर्ण है उस लिहाज से? यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद और लगभग 13 साल ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर रहने के बाद भारत को एक मौका मिला है कि ये पूरी एनर्जी के साथ और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ एससीओ के देशों के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाए। तो जैसा आपने बताया कि ट्रेड रिलेशंस आज का फोकस होगा, हमने पहले भी बात करी है, और ट्रेडिशनल रिलेशंस तो भारत के रहे ही हैं इस क्षेत्र के देशों के साथ में। तो उस लिहाज से अगर बात करें तो आज जो मुख्य चीजें सामने आने की उम्मीद है, एक एक्शन प्लान अडॉप्ट किया जाएगा सारे देशों के द्वारा, जो कि मल्टीलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए एक्शन प्लान होगा। ये स्ट्रैटेजी 2020 से 2035 तक के लिए 15 सालों के लिए बनाई गई है, जिसमें कि ये उम्मीद की जा रही है, जैसा आपने अभी बताया, कि ग्लोबल जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा एससीओ देशों को लेना है, उसमें उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना है। और साथ ही साथ जो स्टार्टअप और इनोवेशन एक फोकस है इस साल के बैठक का, जो कि इंडिया के द्वारा उसको प्रमोट किया गया है, उस पर एक वर्किंग ग्रुप भी बनाने की बात चल रही है। तो सारे एससीओ देशों के बीच में जो स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने की बात है, वो एक बहुत बड़ा स्टेप साबित होगी, क्योंकि ये सारे ही देश डेवलपिंग रीजन के देश हैं और इन देशों में स्टार्टअप के माध्यम से इनके इकोनॉमीज को रिवाइटलाइज किया जा सकता है, खासतौर से अगर हम कोविड-19 पैंडेमिक की समस्याओं को देखते हैं। बिल्कुल अंशुमन, जिस तरह से आपने बात की कि एक स्टार्टअप इनोवेशंस को लेकर, फोरम को लेकर, एक वर्किंग ग्रुप को लेकर प्रधानमंत्री ने बात की थी, साथ ही साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर भी किस तरह से हम आगे काम कर सकते हैं उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। और जब हम लगातार इन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोविड-19 के बाद की उत्पन्न स्थिति और चुनौतियों पर जब हम जिक्र करते हैं या बातचीत करते हैं, तब कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज की ये बैठक, जहाँ पे प्रधानमंत्री पहले ही ट्रेडिशनल मेडिसिन को और बढ़ावा देने की बात कह चुके हैं। अजय, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो बात की जा रही है, इसका महत्व तो तब और बढ़ गया जब कोविड-19 पैंडेमिक ने हम सभी को, सारे देशों को अफेक्ट किया। बिल्कुल। इसके ट्रीटमेंट में जो नॉर्मल दवाइयां हैं, जिनको एलोपैथिक दवाइयां हम बोलते हैं, उसके साथ साथ ट्रेडिशनल दवाइयों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, खासतौर से इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो भारत सरकार की है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी देश जैसे चीन है और भी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये लोग भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर खासा उत्साहित हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम बात करें वैक्सीन कोऑपरेशन, जो कोविड-19 की वैक्सीन की बात करते हैं, तो भारत, रशिया और चीन, इन तीनों ही जो बड़े देश हैं इस क्षेत्र में, इनकी वैक्सीन, कोविड वैक्सीन 3rd स्टेज के ट्रायल में पहुंच चुकी हैं। और तीनों ही देशों ने अपनी इच्छा जताई है इस कोऑपरेशन को, कोविड वैक्सीन कोऑपरेशन को और आगे ले जाने के क्षेत्र में।
तो ये एक महत्वपूर्ण चीज होगी जो कि आज के एक्शन प्लान का हिस्सा जरूर होगी, और आगे इसमें कुछ सकारात्मक कदम देखे जा सकते हैं। जया, बिल्कुल इसके अलावा बिल्कुल अंशुमन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत कई सफल द्विपक्षीय वार्ता करता रहा है लगातार विभिन्न वैश्विक नेताओं के साथ, शीर्ष नेताओं के साथ, इस तरह के ग्लोबल फोरम्स कितनी ज़्यादा और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं मौजूदा स्थिति में। साथ ही साथ यहाँ भी खबर आ रही है कि फर्स्ट एवर SCO ऑनलाइन एग्जीबिशन जो बुद्धिस्ट हेरिटेज पर है, उसकी भी शुरुआत होगी आज इसी कड़ी में। जी जया, ये सारी चीजें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भारत के जो ट्रेडिशनल संबंध है उनको नए आयाम देने की एक पुरजोर कोशिश है, और उसी का नतीजा है कि अभी अब से कुछ ही देर में 10 बजे सुबह के भारत के समय अनुसार SCO ऑनलाइन डिजिटल एग्जीबिशन की शुरुआत होगी, जो कि नेशनल म्यूजियम इसको आयोजित कर रहा है। और जैसा हम जानते हैं कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है इस SCO रीजन में बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लिंक है लोगों के बीच में, और कोई भी ग्रुप तभी सफल होता है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप जो मल्टीलेटरल ग्रुप्स होते हैं, जब उनके लोगों के बीच में भी संबंध उतने ही मजबूत हो, तो फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को और आगे ले जाया जा सकता है। और जैसा हमने पहले बात करी है इसके पहले के बुलेटिन में कि आज 10 जो रचनाएं हैं भारत की, उनका अनुवाद रशियन और चाइनीज लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया जाएगा, और ये भी भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि किस तरह अपने पुराने रिलेशंस को, जो चाहे साहित्य के स्तर पर रहे हों या फिर फिल्मों के और कला जगत के स्तर पर रहे हों, लोगों के आवागमन के स्तर पर रहे हों, तो उनको अब नए स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश है भारत की। साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, SCO के देशों के जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें लगभग 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने, SCO यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालयों का एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन किया है। तो ये भी एक इच्छा शक्ति को दर्शाता है, इन देशों की लीडरशिप की इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि ये किस तरह से संबंधों को अलग अलग स्तर पे नए रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जया, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे अंशुमन, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली आज की ये बैठक, और पहली बार भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है, और वेंकैया नायडू इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी संपर्क करते रहेंगे। तो जिस तरह से SCO सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है, और इसलिए बैठक भारत के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज के एजेंडा में इतना ही, लेकिन लगातार खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।